वेलकम है आपका केमिस्ट्री क्वीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। यहाँ पर मैंने आपके चैप्टर नंबर 7 को हेरिडिटी को स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने पार्ट ए को डिस्कस किया था। पार्ट ए के अंदर हमने पढ़ा था कि हेरिडिटी क्या होती है, हेरिडिटी की प्रोसेस क्या होती है, यहाँ पर वेरिएशंस कैसे होते हैं, इवोल्यूशन कैसे होता है, और हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ा था। उसी के साथ कुछ टर्म्स हमारी रह गई थी जिनको मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, बिकॉज इन इंपॉर्टेंट टर्म्स के बिना ये चैप्टर बिल्कुल अधूरा है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इस लेक्चर को कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमें कुछ कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, लाइक हमें जीन और एलील के बारे में पता होना चाहिए। लोकस क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव आप पढ़ेंगे, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, गैमेट फॉर्मेशन, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप एंड करेक्टर के और ट्रेट के बारे में हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता देती हूँ, आइए इसको पढ़ते हैं यहाँ से हम लोग, ठीक है। हाँ जी, देखिए, अगर हमें पता है क्रोमोसोम से शुरू करते हैं हम लोग। क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम, अगर मैं बात करती हूँ क्रोमोसोम की, तो हमें पता होना चाहिए कि क्रोमोसोम क्या होते हैं। देखिए, किसी भी क्रोमोसोम को जब हम देखते हैं तो हमें कैसे दिखाई देता है, इस तरीके से दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, ऐसा हमें दिखाई देता है, ठीक है। थोड़ी सी विड्थ कम कर लेते हैं इसकी। हाँ जी, ये इस तरीके से दिखाई देता है। होता क्या है, ये हमारे पास क्या है, एक सेल है। क्या है, एक सेल। इस सेल के अंदर क्या पड़ा हुआ है, एक यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में क्या है, ये ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं, डीएनए। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल देते हैं, डीएनए। क्या बोल देते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को डीएनए। और डीएनए क्या है, ये एक जेनेटिक मटेरियल है। क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। इट मींस ये वही मटेरियल है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है। क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो अगर हमने इस डीएनए को देख लिया तो हम बात किसकी करते हैं, क्रोमोसोम की। तो ये क्या है, एक हमारा क्रोमोसोम। इसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम। कब दिखाई देता है ये क्रोमोसोम हमें, ठीक है, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन ये अपनी बड़ी ही सुंदर शेप में आ जाता है और हम इसको क्या कह देते हैं, क्रोमोसोम। है क्या, ये डीएनए की ही कंडेंस्ड फॉर्म है। किसकी फॉर्म है, डीएनए की ही कंडेंस्ड फॉर्म है, और इसको क्या कह देते हैं हम लोग, क्रोमोसोम बोल देते हैं, ठीक है। अगर इसी क्रोमोसोम को मैं इस तरीके से बना दूं, कुछ बच्चे क्रोमोसोम इसको बोलते हैं, कई बार हम कहते हैं कि ये क्या है और ये क्या है, क्या ये दोनों ही क्रोमोसोम है? हाँ जी, ये भी क्रोमोसोम है और ये भी क्रोमोसोम है। तो ये कौन सा क्रोमोसोम है, इसको हम कह देते हैं रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम। रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है, जब कोई भी सेल डिवाइड होने वाला होता है तो अपने जब एक सेल से दो सेल में वो कन्वर्ट होता है तो वो अपने डीएनए को क्या करता है, रेप्लिकेट करता है, अपने डीएनए की एक कॉपी बनाता है। और वो कॉपी कैसे बनाता है, अपनी इस फॉर्म में क्या बना देता है, वो कॉपी बना देता है। इस सर्कल को आप देख रहे हैं, इसे क्या बोलेंगे, सेंट्रोमियर। क्या बोलेंगे, सेंट्रोमियर। और इन दोनों को क्या बोलेंगे, क्रोमेटिड। क्या बोलेंगे, क्रोमेटिड। ये बात आपको पता होनी चाहिए। डीएनए समझ में आ गया, क्रोमोसोम समझ में आ गया, सेल के अंदर न्यूक्लियस में ऐसे पड़ा हुआ है तो क्या है, क्रोमेटिन मटेरियल है। क्या है ये, डीएनए के फ्रेगमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे से फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है। सुंदर शेप बना ली तो क्या बन गया, क्रोमोसोम। और ये कैसा क्रोमोसोम हो गया, रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम हो गया। अब बात ये आती है कि मैम होमोलोगस क्रोमोसोम कौन से होते हैं। देखना भाई, होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम हमें पता होना चाहिए। होमोलोगस क्रोमोसोम, देखिए
हमारे हर सेल के अंदर, हमारे हर सेल के न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। कितने क्रोमोसोम है? 46। 23 क्रोमोसोम हमारी माता से आए हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? मैटरनल क्रोमोसोम। और 23 क्रोमोसोम मेरे पिता से आए हैं, हमारे पिता से आए हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैटर्नल क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? पैटर्नल क्रोमोसोम। इसलिए हमारी बॉडी के हर सेल में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? 46 क्रोमोसोम हमें क्या मिलते हैं? देखने को मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 46 क्रोमोसोम। अब देखिए कैसे क्रोमोसोम होते हैं, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, हाँ जी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, जैसे कि देखो ये क्रोमोसोम है, ये मैंने जो एक क्रोमोसोम बनाया, एक क्रोमोसोम ये रहा, और मेरा एक क्रोमोसोम ये रहा, दिख रहा है आप सभी को? ये मैटरनल क्रोमोसोम है, और ये कैसा क्रोमोसोम है? पैटर्नल। कैसा क्रोमोसोम है? पैटर्नल। ये भी कितने हैं? 23, और ये भी कितने हैं? 23। ठीक है, इस क्रोमोसोम की ये एक पर्टिकुलर पोजीशन है। ठीक है, इस क्रोमोसोम की पर्टिकुलर पोजीशन को क्या कहते हैं? लोकस। क्या कहते हैं? लोकस। लोकस का क्या मतलब होता है? क्रोमोसोम के ऊपर एक पर्टिकुलर पोजीशन को, एक स्पेसिफिक पोजीशन का नाम ही क्या होता है? लोकस। किससे निकल कर आया है? लोकेशन से। यहाँ पर कोई जीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जीन। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? जीन देखने को मिलता है। अगर मैटरनल क्रोमोसोम और पैटर्नल क्रोमोसोम के ऊपर सेम जीन पाया जाए, क्या पाया जाए? सेम जीन, सेम लोकस पर पाया जाए, और सेम कैरेक्टर को होल्ड करे, ऐसे क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। फिर से लाइन रिपीट कर रही हूं। ठीक है, देखिए हमारा पोजीशन क्या होनी चाहिए? सेम पोजीशन होनी चाहिए। सेम पोजीशन पर सेम कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला जीन अगर सेम पोजीशन पर पाया जाए बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम पर, तो उन क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। इट मीन्स दैट, देखिए अगर मान लो ये वाला क्रोमोसोम है, ये वाला मैटरनल क्रोमोसोम है, ये वाला पैटर्नल क्रोमोसोम है, इसकी इस जीन पर, इस लोकेशन पर एक जीन लोकेटेड है, जिसे क्या बोलते हैं? किसके लिए लोकेटेड है? आई के लिए। किसके लिए लोकेटेड है? आई के लिए। किसके लिए लोकेटेड है? आई के लिए। इसको थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि भाई जीन क्या होता है हमारे, थोड़ा सा हमें जीन के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं कि जीन होता क्या है। देखिए भाई, अगर मैं बात करती हूँ जीन की, किसकी बात कर रही हूँ? जीन की। जीन क्या है? ए पीस ऑफ डीएनए। ए पीस ऑफ डीएनए को हम लोग क्या बोल देते हैं? जीन बोल देते हैं। मतलब ये पूरा का पूरा डीएनए है, और इस डीएनए के छोटे से सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? जीन। क्या बोलते हैं? जीन। क्या कंट्रोल करता है? ये कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? कैरेक्टर को। कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, और कंट्रोल करके क्या, किसको एक्सप्रेस करता है? एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की फॉर्म में क्या करता है? एक्सप्रेस करता है। इसको थोड़ा सा मैं कंबाइन करूंगी। मान लो मेरा क्रोमोसोम है, मेरी माता का क्रोमोसोम है, ये वाला देखिए, ये क्रोमोसोम मेरी माता का, ये मेरे पिता का। तो इस क्रोमोसोम के ऊपर इस छोटे से सेगमेंट को क्या बोलेंगे? जीन। किस चीज के लिए जीन है? आई कलर के लिए। यहाँ पर भी किसके लिए जीन है? आई कलर के लिए। ठीक है, दोनों के दोनों जीन किसके लिए? आई कलर। आई कलर क्या है? करेक्टर। क्या है? करेक्टर। ठीक है, तो ये क्या है? आई कलर। ये जो आई कलर हमें दिखता है, ठीक है, आई कलर क्या है? हमें दिखता है। तो जो भी चीज एक्सप्रेस होती है, जीन का क्या काम है? फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। क्या काम है? फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी है। ठीक है, क्या करता है जीन? क्या करता है? डीएनए से आरएनए बनाता है, और आरएनए से प्रोटीन बनाता है, और यही प्रोटीन हमारे कैरेक्टर को क्या करते हैं? हमारे हर कैरेक्टर को क्या करते हैं? बनाते हैं। हमारे हर कैरेक्टर के लिए क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। होपफुली बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए, ठीक है, तो ये बात मैंने आपको बताई है। ये क्या है? एक पीस ऑफ डीएनए है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीन। क्या है? यूनिट ऑफ हेरिडिटी। क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोटीन, जैसे कि आई कलर। तो आपको होमोलोगस क्रोमोसोम समझ में आ गए होंगे। ठीक है, कैसे क्रोमोसोम होते हैं? ऐसे क्रोमोसोम
जिनकी सेम लोकस पर सेम जीन पाया जाता है जो कि सेम कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। कैरेक्टर कौन सा? आई कलर। कैरेक्टर कौन सा? आई कलर। ठीक है, कहां पाया जाता है? सेम क्रोमोसोम के ऊपर, मैटरनल के ऊपर भी और पैटर्नल के ऊपर भी। तो ऐसे क्रोमोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। लोकस का मतलब आपको समझ में आ गया, पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, कैरेक्टर क्या होते हैं? कैरेक्टर देख लेते हैं। कैरेक्टर का मतलब जैसे कि हाइट एक कैरेक्टर है, आई कलर एक कैरेक्टर है, हेयर कलर एक कैरेक्टर है। ठीक है, तो ये क्या है? हमें फिजिकली अपीयर्ड है। कैसे हैं? फिजिकली हमें दिख रहे हैं, फिजिकली अपीयर है क्या? कैरेक्टर हमें दिख रहे हैं। बट ट्रेट क्या हो सकते हैं? टॉल एक ट्रेट है, ड्वार्फ एक ट्रेट है। ठीक है, हाइट के दो ट्रेट हो सकते हैं, टॉल भी हो सकता है और ड्वार्फ भी हो सकता है। आई कलर ब्राउन भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ग्रे भी हो सकता है। हेयर कलर ब्लैक भी हो सकता है, ग्रे भी हो सकता है। तो करेक्टर तो हमारा एक होता है, पर करेक्टर के मल्टीपल ट्रेट्स हो सकते हैं, इसका ये मतलब है। ठीक है, जीन हमने पढ़ लिया, अब पढ़ लेते हैं एलील। एलील और जीन में बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है कि एलील क्या होती है, जीन क्या होती है। देखिए, एलील क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन इज नोन एज स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए जीन ऑफ ए सेम कैरेक्टर। ठीक है, किसी कैरेक्टर की अल्टरनेटिव फॉर्म को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? एलील बोल देते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं कि मेरे पास एक जीन है। ठीक है, ये एक जीन है, इस जीन को क्या बोलते हैं? इसको मैंने नाम दे दिया बी जीन। क्या नाम दे दिया? बी जीन। ये जीन मेरी बॉडी के क्रोमोसोम के अंदर आई कलर को क्या करती है? कंट्रोल करती है, यानी कि आई कलर के प्रोटीन को बनाने का काम करती है किसी कारणवश। ठीक है, ये क्या है? अगर मान लो वो जो आई का कलर है, जो आई कलर हम बना रहे थे, ठीक है, कौन सी जीन थी? बी। किसी कारणवश अगर वो प्रोटीन नहीं बनाती है या फिर नॉन फंक्शनल प्रोटीन बनाती है, क्यों बनाती है? क्योंकि वो जीन कैसे होगी? म्यूटेटेड हो गई। कैसे होगी? म्यूटेटेड हो गई। ठीक है, म्यूटेटेड का मतलब हो गया उसमें म्यूटेशन हो गया। क्या हो गया? म्यूटेशन हो गया, यूजलेस जीन हो गई। तो इस टाइम पर जो कलर ब्लैक आना चाहिए था वो ब्लैक ना आकर कैसा आएगा? ब्लू आएगा। इसी अल्टरनेटिव फॉर्म को हम क्या बोल देते हैं? एलील बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एलील। जीन क्या बनाती है? फंक्शनल प्रोटीन बनाती है। अगर उस जीन से फंक्शनल प्रोटीन ना बनकर नॉन फंक्शनल प्रोटीन या फिर यूजलेस प्रोटीन बनता है, ठीक है, क्या बनता है? यूजलेस। तो ऐसी, ठीक है, मान लो उस टाइम पर वो कैसा कलर बना रही है? ब्लू कलर बना रही है। ठीक है, तो ये जीन की ही फॉर्म है। कैसी फॉर्म है? जीन की ही फॉर्म है। तो इसको क्या बोल देते हैं? एलील बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एलील बोल देते हैं। अब आइए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिख रखा है कैपिटल टी। कैपिटल टी हम प्लांट की हाइट को लेते हैं, ये कैपिटल लेटर है। हमने देखा है ना, हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा, कैपिटल टी लिया, स्मॉल टी लिया। ये कैपिटल टी क्या बताता है? कैसी जीन है हमारी? नॉर्मल जीन है। और कैसा प्रोटीन बना रही है? ये हमारा नॉर्मल प्रोटीन बना रही है। मतलब ये कैपिटल जीन मेरे फादर से आई, ये कैपिटल टी जीन मेरी मदर से आई। दोनों ने कैसा प्रोटीन बनाया? फंक्शनल प्रोटीन बनाया। कैसा प्रोटीन बनाया? फंक्शनल बनाया। मान लो एक हमारा ये वाला फॉर्म भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये जो स्मॉल लेटर का मतलब है, जहां पर भी आप स्मॉल लेटर पढ़ेंगे, इसका मतलब कैसी जीन है? वो म्यूटेटेड जीन या फिर वो एलील है। और कैपिटल लेटर क्या है? नॉर्मल जीन है। बात समझ में आ गई? कैपिटल टी का क्या मतलब है? नॉर्मल जीन, फंक्शनल प्रोटीन बनाएगी। स्मॉल का क्या मतलब है? नॉन फंक्शनल प्रोटीन बनाएगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। होमोजाइगस क्या होता है? हम पढ़ लेते हैं होमोजाइगस। हमने पढ़ा था ना होमोजाइगस का क्या मतलब होता है। यहाँ पे होमो का मतलब होता है सेम, जाइगस का मतलब होता है जाइगोट। द इंडिविजुअल हु हैव बोथ एलील आर सेम फॉर द वन कैरेक्टर। ठीक है, जब हमारा जाइगोट क्या हो? सेम हो। देखिए, अगर आपको कहीं बार ये वाली टर्म देखने को मिल जाए, कैपिटल टी जिसको हम पढ़ते भी हैं, ऐसे इंडिविजुअल जिसके अंदर दोनों की दोनों जो एलील है, ठीक है, बोथ एलील, ठीक है, आर सेम। जब आपकी दोनों की दोनों एलील होंगी सेम तो उसको बोलेंगे होमोजाइगोट। अगर आपकी दोनों के दोनों एलील होंगे डिफरेंट तो उसको बोलेंगे हेटेरोजाइगोट। क्या बोलेंगे? हेटेरोजाइगोट। दोनों एलील सेम, होमोजाइगोट। दोनों एलील डिफरेंट, हेटेरोजाइगोट। फिनोटाइप क्या होता है? फिजिकली अपीयर्ड हो, मोर्फोलॉजिकली हमें बाहर से दिखता हो। मोर्फोलॉजिकली अपीयर्ड हो, मोर्फोलॉजी, ठीक है। फिनोटाइप का मतलब जो चीज हमें बाहर से दिखेगी। ठीक है, जैसे कि कैपिटल टी क्या है? टॉल। ये भी क्या है? टॉल। उस दिन हमने पढ़ा था ना, ये भी टॉल है।
तो इसका मतलब इनका फिनोटाइप तो दोनों का क्या है, सेम है, बट अंदर से क्या है, इनका जीनोटाइप अलग। जीनोटाइप का मतलब है उसका जेनेटिक मेकअप क्या है, जीन दिखता कैसा है वो में, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने इनके कुछ कुछ बेसिक चीजों को पढ़ा। हाँ, कुछ चीज आपको पता होनी चाहिए कि जैसे कि मान लो हमने पढ़ा था प्योर ब्रीडिंग क्या होती है, ठीक है। कैपिटल टी का मतलब है कि सारी की सारी जो हमारी ब्रीडिंग है वो सारी की सारी कैसी है, ट्रू, मतलब होमोजाइगस कंडीशन है। यहाँ पर भी कैसी है, होमोजाइगस कंडीशन है, बट ये कैसी कंडीशन है, एक हाइब्रिड कंडीशन है। कैसी कंडीशन है, हाइब्रिड कंडीशन है। हाँ जी, डोमिनेंट और रिसेसिव की अगर हम बात करें थे, देखिए ये ट्रू है, मतलब ये ट्रू ब्रीडिंग है। इसका मतलब ये क्या है कि यहाँ पर कैपिटल टी ये कैसी जीन है, हमारी डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए, मान लो मेरे पास ये आ गया कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, इट मीन्स फर्स्ट जनरेशन जब भी हमने उस दिन निकाली थी तो कैपिटल टी क्या था, हमारा डोमिनेंट था, किसके ऊपर, स्मॉल टी के ऊपर। टी इज डोमिनेंट ओवर द स्मॉल टी, ठीक है। तो इस डोमिनेंट और रिसेसिव का थोड़ा सा आपका रहेगा, बस आप रिसेसिव का मतलब इतना समझ लीजिए। रिसेसिव का मतलब क्या होता है, रिसेसिव जीन का मतलब होता है कि जब आपका कोई भी एलील कोई भी प्रोटीन नहीं बनाता, जब आपका कोई भी एलील कोई भी प्रोटीन नहीं बनाता, तो उस कंडीशन के अंदर हम कह सकते हैं कि जो हमारी एलील है या फिर जो हमारी जीन है वो कैसी जीन है, रिसेसिव। अगर वो अच्छा प्रोटीन बना रहा है, सही प्रोटीन बना रहा है, तो वो कैसी है, हमारी डोमिनेंट। अगर वो प्रोटीन ही नहीं बना रहा तो वो हमारी कैसी होगी, रिसेसिव। कैसी होगी, रिसेसिव। ठीक है, इसके बाद हमने थोड़ा सा पुनेट स्क्वायर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आइए इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा बेसिक सा कवर करवाया ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। और हमने अपनी लास्ट क्लास में इसको यहाँ से छोड़ा था, ठीक है। हाँ जी, हमने क्रॉस कर लिया था, ये क्रॉस मैंने आपको दिखा दिया था, एक बार फिर से बता देती हूँ। हम ये सब टर्म्स पढ़ चुके थे। देखिए मेंडल ने क्रॉस कराया था किसका, ये कैपिटल टी लिया था और ये स्मॉल टी लिया था। यहाँ पर इसने कैपिटल टी बनाया, यहाँ पर इसने स्मॉल टी। ये क्या थे, हमारे गैमेट। क्या बन गए, गैमेट का मतलब है कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गया। ये क्या है, हमारा पेरेंट। क्या है, पेरेंट। इसने इनका क्या करा दिया, क्रॉस, और क्रॉस करा के क्या बना दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी। इस जनरेशन को क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन। क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन। और मैंने ये आपको बात बताई थी कि मेंडल F1 जनरेशन को देखकर क्या था, बहुत शौक था। कैसा था, बहुत शौक था। क्यों शौक था, क्योंकि यहाँ पर इसका जो फिनोटाइप निकल कर आ रहा था वो कैसा निकल कर आता था, टोल। तो वो ये देख पा रहा था कि जो एक जीन है, स्मॉल टी जीन है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही। ऐसा क्यों, तो इसलिए फर्दर उसने क्रॉस कराया। उसने क्रॉस किसका कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराया। और उसने यहाँ पर क्या बना दिया, एक पुनेट स्क्वायर बना दिया। पुनेट स्क्वायर क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, एक ले लिया कैपिटल टी, एक ले लिया स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी, देखिए इसका इससे क्रॉस कराएंगे, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये क्रॉस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या निकला था भाई, हाँ जी, तो हमारा जो रेशो निकला था वो क्या निकला था, फिनोटिपिक रेशो कितना आया था हमारा, 3:1। और जीनोटिपिक रेशो हमारा क्या आया था, 1:2:1। क्योंकि आप देख सकते हैं कैपिटल टी कितने थे, 25%। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। ये स्मॉल टी कितने थे, 25%। और ये कितने थे, 50%। और ये कितने थे, 25%। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा हम इसको पढ़ भी लेते हैं, ठीक है। इन दिस फिगरेशन F1 जनरेशन ही ऑब्टेन्ड ओनली द टॉल प्लांट्स। F1 जनरेशन में उसको क्या मिले, सिर्फ के सिर्फ क्या मिले, टॉल प्लांट्स मिले। दिस मीन्स दैट ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट वाज सीन। इसको देखकर वो शौक था कि सिर्फ एक ही पेरेंट का ट्रेट हमें देखने को मिला। नोट द मिक्सचर ऑफ ट्रू, वो चाहता था कि हमें कैसे प्लांट देखने को मिलेंगे, मीडियम हाइटेड प्लांट। द प्लांट ऑफ द F1 जनरेशन प्रोजेनी सेल्फ, फिर उसने क्या किया, सेल्फ पोलिनेटेड किया। देखिए इसको बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ पोलिनेशन। यहाँ पर हमने क्या किया, सेल्फ पोलिनेशन किया, ठीक है। इसके बाद क्या है ना, ऑल द प्लांट्स, उसको 75% कैसे मिले, टॉल प्लांट्स मिले, 25% कैसे मिले, ड्वार्फ प्लांट। द फिनोटिपिक रेशो उसका कितना निकल कर आया, 3:1, ठीक है।
और जबकि उसने क्या देखा कि F1 जनरेशन बोथ टॉल एंड ड्वार्फ ट्रेट इनहेरिटेड बट द टॉलनेस ट्रेट एक्सप्रेस्ड इटसेल्फ। उसने देखा कि F1 जनरेशन के अंदर सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट अपने आप को क्या कर रहा था, एक्सप्रेस कर रहा था। टॉलनेस इज अ डोमिनेंट ट्रेट एंड द ड्वार्फनेस इज अ रिसेसिव ट्रेट। यही बात मैंने आपको बताई थी। डोमिनेंट ट्रेट का मतलब क्या होता है, जो अपने आप को F1 जनरेशन के अंदर हाइब्रिड के अंदर अपने आप को क्या कर ले, एक्सप्रेस कर ले, उसी ट्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमिनेंट ट्रेट। क्या बोलते हैं, डोमिनेंट ट्रेट। और जबकि जीनोटिपिक रेशो कितना आया, 1:2:1। क्लियर है इतनी बात। तो इसी के बिहाफ पे उसने क्या दे दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। और ये मेंडल का क्या था, फर्स्ट लॉ था। क्या था, फर्स्ट लॉ था, ये था फर्स्ट लॉ। व्हेन द पेरेंट्स हैविंग अ प्योर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आर क्रॉस्ड, ठीक है, जब हम पेरेंट्स के प्योर कंट्रास्टिंग का मतलब कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, देन ओनली द वन कैरेक्टर एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द F1 जनरेशन। F2 नहीं है, ये F1 है generation. This character is the dominant character and the character which cannot express itself is known as recessive character. तो ये आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस था। पता होना चाहिए कि कब दिया इसने, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद दिया, किसने दिया, मेंडल ने दिया। इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए। आइए डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ते हैं। डाई का मतलब होता है जब हम एक टाइम पे दो कैरेक्टर को क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। हाँ जी, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसने यहाँ पर क्या लिया, राउंड सीड लिया, पी सीड लिया, ठीक है, सीड शेप ले ली, और क्या ले लिया, सीड कलर ले लिया। क्या ले लिया, सीड कलर। यहां पर ऐसा लिया, सीड कलर और सीड शेप, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पेरेंट्स। कैपिटल आर डोमिनेंट है, स्मॉल वाई क्या है, रिसेसिव है। स्मॉल आर क्या है, रिसेसिव है, और कैपिटल वाई यानी येलो डोमिनेंट है और ग्रीन रिसेसिव है, राउंड डोमिनेंट है और रिंकल्ड रिसेसिव है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हमने क्या बनाने हैं, इनकी गैमेट्स। हाँ जी, गैमेट्स बना देंगे तो कैपिटल आर वाई बनेगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बनेगा, स्मॉल आर वाई। क्या बनेगा, स्मॉल आर वाई। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, इनका क्रॉस कराने पर हमें क्या मिलेगा, ये कैपिटल आर। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई हमें देखने को मिल गए। इट मीन्स राउंड येलो सीड हमें देखने को मिल गए, राउंड येलो कलर के देखने को मिल गए। इस बार भी सेम यही रिजल्ट था, ठीक है। अब हमें क्या बनाने हैं, इनके गैमेट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं, गैमेट्स। आइए देखते हैं। अब हम क्या बनाएंगे, इनके गैमेट्स बनाएंगे। यानी कि जब मैं इसका क्रॉस इसके साथ कराती हूँ तो हमें देखना है कि हमें कितने प्रकार के गैमेट मिलेंगे। देखिए, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई आएगा। ये कैपिटल आर है और ये क्या है, स्मॉल आर, ठीक है। ये अपने साथ कैपिटल वाई को भी रख सकता है, ये अपने साथ, ये भी अपने साथ कैपिटल वाई को रख सकता है, ये अपने साथ स्मॉल वाई को भी रख सकता है, और ये अपने साथ कैपिटल वाई को भी रख सकता है। बात समझ में आ गई। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या होता है, जब भी हम लोग गैमेट्स बनाते हैं, कब गैमेट्स बनाते हैं, जब हम लोग दो कैरेक्टर को एक साथ स्टडी करते हैं। तो जब हम एक साथ स्टडी करते हैं तो इन जीन के पास इतनी इंडिपेंडेंस है, इतनी फ्रीडम है कि ये अपने इसके अंदर किसी भी एलील को कंसिडर कर सकती है। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि इस कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई आए, इस कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी आ सकती है, इस स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई भी आ सकती है, और स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई। तो इस तरह से हमारे कितने गैमेट बन गए, ये 4 गैमेट बन गए। क्या बन गए, 4 गैमेट बन गए, ठीक है। तो देखिए ये 4 गैमेट दिखा रखे हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। जब हम इनका क्रॉस कराते हैं, क्या कराते हैं, जब हम इनका क्रॉस कराते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, एक मिनट, ठीक है। हाँ जी, जब हम इनका क्रॉस कराते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है। आइए थोड़ा सा इसका क्रॉस भी देख लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, अगर मैं इसका क्रॉस आपको यहाँ पे कराऊं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ जी, यहाँ पर देखिए, अगर हम इनका क्रॉस कराते हैं तो देखिए हमें क्या मिला, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, इस तरीके से मिल गए।
ठीक है। और यहाँ पर देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, हमें ये देखने को मिल गया। अब करा दीजिए इसका इसके साथ क्रॉस, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। यहाँ पर देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पर देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, हाँ जी। यहाँ पर देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। यहाँ पर देखेंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पर देखेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही कैसा ट्रेड निकला है हमारा, रिसेसिव निकला है। कैसा निकला है? रिसेसिव। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, क्रॉस करवा सकते हैं। और देखिए हमारे राउंड येलो थ्रेड कितने निकल कर आएंगे? 9। कितने निकल कर आएंगे? 9। तो हमें यहाँ पर देखना है, देखिए कितने निकल कर आएंगे? 9। ठीक है, ये वाले आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखना। ठीक है, जैसे कि ये भी राउंड येलो है, ये भी है। ठीक है, ये भी 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 है। ठीक है, तो ये आपको पता होने चाहिए। ये भी है हमारा, ये भी है। ठीक है, और ये भी है। तो हमारे कितने आएंगे? 9 आएंगे। कितने आएंगे? 9। तो हमें ये रेशो ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। कितने आएंगे? राउंड येलो हमारे कितने आएंगे? 9। राउंड ग्रीन कितने आएंगे? 3। रिंकल्ड ग्रीन कितने आएंगे? 1। और रिंकल्ड येलो कितने आएंगे? 3। ठीक है, तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे क्या आ गए? राउंड येलो, राउंड ग्रीन और ग्रीन। तो ये रेशो आपको याद रखना है। क्या रेशो आएगा? 9:3:1। ये हमारा क्या है? फिनोटिपिक रेशो है। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मेंडल ने फिर कितने प्रपोज किए? 3 लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस तो अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये फिर से लॉ ऑफ डोमिनेंस का दिखा रखा है, देख सकते हैं। ये पेरेंट जनरेशन है, कैपिटल आर, और ये कैसी है? स्मॉल आर। ये कैसा फ्लावर है? व्हाइट कलर का। कैसा है? व्हाइट कलर का। और ये कैसा फ्लावर है? पिंक कलर का, या फिर हम इसको रेड मान लेते हैं, रेड कलर का। ठीक है, तो हमें ये कैसा देखने को मिला? यहाँ पर रेड कलर का देखने को मिला। इट मीन्स कैपिटल आर जीन इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर एलील। इसका ये मतलब है दिस लॉ, हाँ जी, दिस लॉ स्टेट दैट द हेटेरोजाइगस कंडीशन द एलील हुज कैरेक्टर आर एक्सप्रेस्ड over the other allele is known as dominant allele and the character is of this dominant allele is called dominant character। तो ये आपको आना चाहिए लो लिखना, और ये इसका वो भी बनाना आना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि भाई यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दे रखी है। हाँ जी, देखिए, दिस लॉ स्टेट दैट व्हेन द टू ट्रेट कम टुगेदर इन अ वन हाइब्रिड द टू कैरेक्टर डू नॉट intermix with each other and independent of each other and each gamete receive the one of the two during the meiosis। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए, देखिए हमारे पास क्या है, जैसे कि मानो ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है। वो बोलता है कि जब भी गैमेट की फॉर्मेशन होती है तो हमेशा हमारी जो एलील होती है या फिर जीन होती है वो क्या होती है? सेग्रीगेट होती है। क्या होती है? सेग्रीगेट।
तो इट मीन्स ये दोनों क्या हो जाएंगे, अब अलग अलग हो जाएंगे। तो हमारे गैमेट में कितने परसेंट आएगा, सिर्फ 50% आएगा। कितना परसेंट आएगा, सिर्फ 50% आएगा। या फिर इसका एग्जांपल आप कैपिटल टी स्मॉल टी से भी ले सकते हो। देखिए मेरे पास एक ये हाइब्रिड है, तो हाइब्रिड में जब ये अपने गैमेट बनाएंगे तो ये दोनों कभी भी साथ में नहीं जाएंगे, नेवर मिक्स्ड ईच अदर। एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन ये कभी भी मिक्स नहीं होंगी, बल्कि ये अपने दो अलग अलग गैमेट बनाएंगी। क्या बनाएंगी, अलग अलग गैमेट बनाएंगी। इसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सपोर्ट द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ 3:1। द होमोजाइगस डोमिनेंट एंड द हेटेरोजाइगस ऑफस्प्रिंग शो द डोमिनेंट ट्रेंट वाइट द। यानी इसका क्या मतलब है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है मेंडल का, वो कैसा लॉ है, एक लॉ यूनिवर्सल लॉ है। कैसा लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है, जो सब किसी पे क्या होता है, एप्लीकेबल है। जबकि लॉ ऑफ डोमिनेंट मेंडल का यूनिवर्सल लॉ नहीं है। ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। किसकी बात करेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। सो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो लॉ लगता है ये कब लगता है आपका, जब आप टू कैरेक्टर को एक साथ स्टडी करते हैं, टू कैरेक्टर्स को, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिखा रखा है कैपिटल एस कैपिटल वाई, स्मॉल एस स्मॉल वाई वाई, ठीक है। तो यानी कि जो हमारी F1 जनरेशन में हमें देखने को मिला है, तो जब हम इनके गैमेट्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे, गैमेट्स, तो ये कैपिटल एस जो है और ये जो स्मॉल एस है, इसकी मर्जी है कि अपने साथ कैपिटल वाई को भी रख सकता है और ये कैपिटल एस स्मॉल वाई को भी रख सकता है, ये स्मॉल एस कैपिटल वाई को भी रख सकता है और ये स्मॉल एस स्मॉल वाई को भी। तो इस प्रकार से इसके कितने गैमेट देखने को मिलते हैं, हमें 4 गैमेट देखने को मिलते हैं। इट मींस एक हाइब्रिड F1 जनरेशन के अंदर जब दो कैरेक्टर के एलील आ जाते हैं, तो हर एक जीन की अपनी इंडिपेंडेंस होती है कि वो किस एलील को अपने साथ रखना चाहता है, अपनी फ्रीडम है, अपनी इंडिपेंडेंस है उसकी। तो इसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। दिस मीन्स दैट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन द टू जीन्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली each other as well of the other traits. Law of independent assortment emphasizes that there are a separation of genes for the separate traits, ठीक है। हर ट्रेट के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे सेपरेट जीन यहाँ पर होंगी एंड द कैरेक्टर्स दे इन्फ्लुएंस एंड sort themselves independently without influence of other gene। मतलब एक जीन के पास ऐसी कोई इंटरफेयर नहीं करती किसी के साथ, इंडिपेंडेंटली अपने अपने क्या ले लेती हैं, एलील ले लेती हैं। This law also said that at the time of gamete and zygote formation, the genes independently passed from parents to offspring, कोई मिक्सिंग नहीं होती। तो इसी के साथ हमने हेरिडिटी के काफी बड़े पोर्शन को कवर कर लिया, जहाँ पे हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में हमने डिस्कस किया। और इसी के साथ हम अपने चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसको बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। ये टॉपिक अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट है और हर बार यहाँ से क्वेश्चंस आपको बहुत देखने को मिलते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ ए सेक्स ऑफ एन ऑफस्प्रिंग, किसी भी बच्चे का सेक्स क्या होगा, इट मीन मेल और फीमेल, वो क्या होगा, तो हमें वो देखते हैं। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन। कुछ फैक्टर्स हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं और कुछ हमारे जेनेटिकल फैक्टर्स होते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं, इन सम एनिमल्स द टेम्परेचर एट विच द फर्टिलाइज्ड एग आर केप्ट डिसाइड द जेंडर। देखिए ह्यूमन बींग्स के अंदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स कभी भी नहीं आते, बट हमारे कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर टेम्परेचर डिसाइड करता है कि फर्टिलाइज्ड एग को कितने टेम्परेचर पे रखें कि हमारा जेंडर हो जाए। तो ये एग्जांपल आपको लर्न करना है टर्टल्स, किसके अंदर देखने को मिलता है हमें, टर्टल्स के अंदर। जबकि ह्यूमन बींग्स के अंदर हमारा जेंडर डिटरमाइन करता है अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम। हमारे कौन से पेयर डिसाइड करते हैं, सेक्स क्रोमोसोम हमारे क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, व्हाट आर सेक्स क्रोमोसोम, इन ह्यूमन बींग्स देयर आर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, आउट ऑफ दीज, ठीक है, आउट ऑफ दीज 22 क्रोमोसोम पेयर आर नोन एज ऑटोसोम्स एंड ठीक है, एंड द लास्ट पेयर क्रोमोसोम
हेल्प इन द डिसाइडिंग जेंडर, मतलब कि हमारी ह्यूमन बींग्स के अंदर सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन करता है हमारे किसको, सेक्स को। अगर 23rd क्रोमोसोम है ये किसके अंदर, फीमेल के अंदर, और ये किसके अंदर है 23rd क्रोमोसोम, मेल के अंदर। देखिए ये हमारे कौन है, फादर, और ये कौन है, मदर। मदर के पास क्या क्रोमोसोम है, XX, और ये क्या है, XY, फादर। गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, फादर के यहाँ पर 2 गैमेट बनेंगे XY, और मदर के यहाँ पर XX। 50-50% चांसेस रहते हैं। अगर फादर के में से X आया तो मदर में से तो क्या ही आ सकता है, मदर में से सिर्फ X आ सकता है। तो क्या होगा, हमारा ऑफस्प्रिंग्स फीमेल, लड़की होगी। क्या होगी, लड़की होगी, ठीक है। और अगर Y आ गया तो क्या होगा, मेल। क्या होगा, मेल। तो इट मींस हमारी ह्यूमन बींग्स के अंदर बच्चे के सेक्स को जो डिटरमाइन करता है वो कौन करता है, वो फादर। क्योंकि फादर के ही सेक्स क्रोमोसोम के अंदर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, X और Y, ठीक है। तो हमारे समाज में तो ऐसे ही गर्ल्स को क्या किया जाता है, उनका नाम लगाया जाता है कि भाई इस यहाँ पे इतनी लड़कियां हुई तो इसमें इस लड़की की गलती होगी, बट ऐसा नहीं होता। बेसिकली हमारे जो फादर होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, कि आने वाला जो बेबी है वो मेल होगा या फीमेल, इट टोटली डिपेंड अपॉन और फादर। क्योंकि फादर के पास ही क्या होते हैं, हमारे 2 अलग प्रकार के क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं, हाउ द ट्रेट्स आर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग्स, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रेट ट्रांसफर कैसे होते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ द सेल कंटेन द क्रोमोसोम दैट कंटेन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। उनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। क्रोमोसोम आर मेड, ये मैं आपको बता चुकी, लॉन्ग होते हैं, कोइल्ड होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं डीएनए के। डीएनए क्या होती है, हमारे पास जीन्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके, हमारे इनहेरिटेंस के लिए। जीन्स कंट्रोल द एक्सप्रेशन, ठीक है, ये भी हम बात कर चुके हैं। डिफरेंट जीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट ट्रेट। इन अदर वर्ड्स अ जीन कैरीज द जेनेटिक कोड फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स। जीन ही हमारे पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, हाइट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म की हाइट, उसका कॉम्प्लेक्शन, उसकी शेप ऑफ नोज कंट्रोल्ड बाय द डिफरेंट जीन्स। कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू द जीन्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल ऑफ द क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। हमारे कैरेक्टर को होल्ड कौन करता है, जीन के थ्रू होल्ड किया जाता है। जीन क्या है, डीएनए का पार्ट है। डीएनए कहाँ पाया जाता है, हमारे क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है, जहां से हमने स्टार्ट किया था। तो इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इज ड्यू टू द फैक्ट बोथ द फादर एंड द मदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। किसी भी बच्चे के अंदर जो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें दोनों का ही रोल होता है, उसके माता का भी और उसके पिता का भी। माता की 50% हिस्सेदारी और पिता की भी, दोनों की बराबर हिस्सेदारी होती है, ठीक है। तो इसी के साथ हमने चैप्टर को यहाँ पर खत्म कर लिया है। हमने यहाँ पर पूरा का पूरा हेरिडिटी को बहुत डिटेल में पढ़ा है, और जो बहुत बेसिक डेफिनेशंस थी वहां पर मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर कर लिया है। इसके बाद हम लोग फिजिक्स के चैप्टर को शुरू करेंगे। तो आज के लिए मैं आपको बोलना चाहूंगी थैंक यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और आप इसी तरीके से पढ़ते रहना। किसी तरह की दिक्कत आपको लगी हो, कुछ चीज आपको ना समझ में आई हो, तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।